हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमन जैन है और आज हम यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। बेटा जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें हमने जो मकौली मेथड है आपका उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम जो सेशन लेकर आए हैं इसमें हम मकौली मेथड पर एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं और ये प्रॉब्लम जो है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहेगी। और देखिए आज का जो सेशन है इससे आप 10 मार्क्स लेकर आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे एके एग्जाम में। क्योंकि देखिए जो आपका यूनिट सेकंड है इसमें एक क्वेश्चन तो आपका एसएफडी बीएमडी से आएगा और एक क्वेश्चन आपका ऐसे मकौली मेथड से आएगा या फिर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से आएगा, जिसमें दो ही मेथड है, मकौली मेथड है और मोमेंट एरिया मेथड है। तो ज्यादातर चांस जो है आपके मकौली मेथड के बनते हैं। तो इसीलिए आज का जो सेशन है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज मैं एक प्रॉब्लम लेकर आया हूँ दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द मकौली मेथड। तो ये लेक्चर नंबर 5 है। तो आज हम अपनी यूनिट सेकंड का मतलब उसको आज हम बाइंड अप करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हों वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बैक टू कॉलेज दुनिया को, और इसी तरीके की वीडियो को आगे भी पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। देखिए अब जो हमारी यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट होने वाली है। यूनिट फर्स्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और खुद भी इन सारी लेक्चर्स के गो थ्रू हुई एक बार। क्योंकि देखिए ये सारा जो है वो मैं सब आपको प्रैक्टिस आपके ही डिमांड पर आपकी प्रैक्टिस लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस सेशन है ये, और इसमें आपको देख रहे हैं आपने जितने भी पीछे सेशंस हुए हैं उन सभी में हमने क्या कराया, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। हर टॉपिक पे हमने एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए। बेटा जितना टाइम अवेलेबल है उस हिसाब से हम चीजों को कवर करते हुए चल रहे हैं। अगर हमारे पास और टाइम होता तो हम शायद और टाइम थोड़ा सा पर हर टॉपिक को दे पाते। लेकिन हाँ फिलहाल मैं एक क्वेश्चन जो लेकर आता हूँ वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके एक ही क्वेश्चन में उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सारी कवर हो जाए। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूँ। आप इस क्वेश्चन को करने के बाद खुद से देखेंगे कि आप मकौली मेथड के जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत ही मतलब बेफिक्र रहिए। और देखिए दूसरी चीज क्या है, जैसा कि आपकी एग्जाम डेट डे बाई डे बढ़ती जा रही है, 27 से फिर 30 हुई, फिर 30 से अब दो तारीख का भी अभी कोई लेना देना नहीं है। मतलब अभी आप ये समझ लीजिए 2 तारीख को पेपर नहीं हो पाएगा किसी भी सूरत में। ठीक है, और हो सकता है इस वीडियो बनाते समय कोई नोटिस आ जाए नया, है ना। तो अभी तक तो कोई ऐसा नोटिस नहीं था, लेकिन अब जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ हो सकता है तब तक कोई नया नोटिस आ जाए इसके जस्ट बाद, है ना। तो देखते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आप बेफिक्र रहिए, अभी आपके पास टाइम है, एक हफ्ते का टाइम आपके पास है। ठीक है, तो हमारी ये यूनिट सेकंड आज खत्म हो जाएगी। हम अब यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आप बताइए जो बची हुई 3 यूनिट है उनमें आप कौन सी यूनिट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, हम उसी यूनिट को पहले स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपका सजेशन रहेगा वैसा ही हम आपका काम करेंगे। देखिए इसके बाद जो 3 यूनिट्स है उसमें कॉलम है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन है, थ्योरी ऑफ फेलियर्स है ना, और क्लोज हेलिकल स्प्रिंग्स है ना। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप बताइए आपको किस टॉपिक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, हम उसी टॉपिक के रिगार्डिंग सबसे पहले क्वेश्चंस कराएंगे। अदरवाइज मैं तो इसको फिर इसके बाद में जो मैंने सोचा है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन में वाले क्वेश्चंस में स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें हम थ्योरी ऑफ फेलियर और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, है ना, और थ्योरी ऑफ फेलियर डिस्कस करूंगा। बाकी आप जैसी राय देंगे हम उसके ऊपर चलेंगे। ठीक है, आप अपना कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए कि हमें कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी। तो चलिए हम आज का सेशन फटाफट स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं मकौली मेथड पे, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ये लास्ट यूनिट थी जिसमें मैंने आपको बताया था, है ना, कि क्या क्या सिलेबस था। तो मैंने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को आपको बता दिया था, ये सारा चीजें, है ना। आपको मेन क्या याद रखना है, एक तो सर ये इक्वेशन याद रखनी है जिसको मैंने स्टार मार्क करा, m इक्वल्स टू ई आई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स, ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है, साइन कन्वेंशन याद रखनी है, डाउनवर्ड स्लोप, है ना, डाउनवर्ड सॉरी डिफ्लेक्शन माइनस, अपवर्ड प्लस, साइन कन्वेंशन स्लोप के लिए क्लॉकवाइज माइनस और एंटी क्लॉकवाइज प्लस। हमेशा कहाँ से चलेंगे, हॉरिजॉन्टल न्यूट्रल एक्सिस से इलास्टिक कर्व की तरफ मूव करेंगे, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि सिंपली सपोर्टेड बीम है उसके लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर आता है, तो सर ये सेंटर पर आता है, ये सी पॉइंट पर आपने हमें बता दिया था किस केस में, सिंपली सपोर्टेड केस में। लेकिन अगर हम आपका कैंटिलीवर बीम की बात करें तो इसमें मैक्सिमम स्लोप कहाँ पर आता है बेटा, तो इसमें सर मैक्सिमम स्लोप फ्री एंड पर आता है, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। ठीक है, ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है। दूसरी ये बाउंड्री कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे। बाउंड्री कंडीशन क्या थी, हिंज सपोर्ट पर स्लोप की वैल्यू 0, वो सॉरी डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0
स्लोप इज नॉट इक्वल टू 0, रोलर सपोर्ट पे भी डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0, स्लोप इज नॉट इक्वल टू 0, स्लोप अगेन ना हिंज सपोर्ट पर 0 होगा ना रोलर सपोर्ट पर 0, क्योंकि स्लोप वहां पर आएगा। लेकिन सर वो जो सपोर्ट्स हैं वो अपने वर्टिकल मूवमेंट को शो नहीं कर सकती हैं, वो अपनी जगह फिक्स होती हैं, तो सर वहां पर हमारा डिफ्लेक्शन 0 होता है। इसी तरीके से सर हमारी तीसरी जो बाउंड्री कंडीशन थी वो फिक्स सपोर्ट के लिए थी। सर फिक्स सपोर्ट में ना तो ट्रांसलेशन पॉसिबल है, ना तो रोटेशन पॉसिबल है, और ना ही सर उसका मूवमेंट पॉसिबल है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसीलिए सर उस पर स्लोप भी 0 है और सर उस पर डिफ्लेक्शन भी 0 है। और चौथी और मोस्ट इंपोर्टेंट बाउंड्री कंडीशन थी कि सर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होता है जिस भी पॉइंट पर आएगा सिंपली सपोर्टेड बीम में, वहां पर सर हमारा स्लोप 0 होगा। ये कंडीशन किसके लिए है? फोर्थ वाली, ये केवल सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। बेटा इस चीज का ध्यान रखना कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जब सेंटर पर, ये देखिए सेंटर पर मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम बेंडिंग वो आता है, क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन आता है, तो सर वहां पर हमारा स्लोप क्या होता है? वहां पर हमारा स्लोप सर 0 हो जाता है। ठीक है, ये हमें सिंपली सपोर्टेड की कंडीशन भी याद रखनी है कि सर सिंपली सपोर्टेड बीम में जहां पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है वहां पर स्लोप 0 होता है, और सर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्ट पे 99% केसेस में सेंटर पर आता है। क्लियर है यहाँ तक बात? और सर जो हमारा कैंटिलीवर बीम है इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर आता है? फ्री एंड पर आता है, लेकिन वहां पर स्लोप की वैल्यू 0 नहीं होती है, ये आपको याद। चलिए चलिए स्टार्ट करें हम आगे क्वेश्चन को। तो देखिए हमारे मेथड थे, इसमें हम मकौले मेथड आज पढ़ने जा रहे हैं। मकौले मेथड का बेसिक हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें हाँ अगेन आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि जहाँ पर मल्टीपल लोडिंग होगी, एक पॉइंट लोड, एक कैंटिलीवर, है ना, या फिर मोर देन वन पॉइंट लोड होंगे एक ही बीम पर, तो ऐसे केसेस में जैसे ये डायग्राम बना रखा है वहां पर आप मकौले मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं। अदरवाइज आप तब करेंगे जब वो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन बोलेगा कि आप इसे मकौले मेथड से सॉल्व करिए, नहीं तो फिर ये आप खुद डिसाइड करेंगे कि मकौले लगाना है या मोमेंट एरिया। तो उसके लिए मैंने कंडीशन बता दी थी, अगर किसी बीम पर सिंगल लोड लग रहा है तो आप उसके लिए मोमेंट एरिया के लिए जाएंगे। जैसे ये डायग्राम आपको फर्स्ट और सेकंड डायग्राम, इसमें केवल यूडीएल लग रहा है ना, इसका डायग्राम ऐसे भी हो सकता है ना। अब देखिए इसमें ऐसा भी हो सकता है मोमेंट एरिया मेथड में कि यहाँ पर सिंगल लोड लग रहा हो, ठीक है, तो सिंगल लोड लग रहा है तो आप दोनों ही मेथड से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो बस आपको ये कुछ कंडीशन ध्यान रखनी, बस मेन आपको ये ध्यान रखना है जब मल्टीपल लोड्स हो, एक मोर देन वन लोड्स हो, है ना, तो वहां पर हम मकौले मेथड के लिए जाएंगे। जैसे इसमें देख लीजिए फिगर 1 में और फिगर 2 में, देखिए दोनों में दो दो लोड है, एक में यूडीएल विद पॉइंट लोड है और एक में पॉइंट लोड ही दो दो, ठीक है। तो चलिए अब देखिए मकौले मेथड के लिए मैंने कुछ बेसिक्स बताए थे कि सबसे पहले मूवमेंट आप कहाँ पर लेंगे, तो सर बिल्कुल लास्ट में लेंगे, इस बीम के बिल्कुल लास्ट में हम मूवमेंट इक्वेशन बनाएंगे। ये जो एक्स एक्स सेक्शन देख रहे हैं आप, कौन से वाले पोर्शन में लिया है? डीवी वाले पोर्शन लिया है सर, बिल्कुल लास्ट वाले सेशन में। सबसे पहली चीज तो यार ध्यान रखनी है कि मूवमेंट के लिए इक्वेशन जो बनाएंगे तो सेक्शन कहाँ लेंगे? सबसे लास्ट वाले पोर्शन में, ठीक है। दूसरी चीज, जो इक्वेशन होगी उसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे आर ए इंटू एक्स, फिर बार लगा देंगे, फिर माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस ए, फिर बार लगा देंगे, और फिर माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस बी। अब ये अगेन आपको डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू पर आपको कितनी इक्वेशन को कंसीडर करना है। अगर एक्स की वैल्यू 0 to 1 जा रही है तो आप ये ध्यान देंगे कि इक्वेशन कब बनेगी, है ना। तो जैसे फर्स्ट वाला पोर्शन है एसी पोर्शन, तो एसी पोर्शन में आप बेटा ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं केवल, है ना। अगर आपका पोर्शन सी से डी की तरफ जाता है तो सर हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू सर ए से लेके एक्स की वैल्यू बी तक जाएगी, तो बी तक जाएगी तो सर यहाँ पर कहीं सेक्शन होगा, तो यहाँ पर सेक्शन होगा, तो ये डब्ल्यू का भी इफेक्ट आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर केस में कहाँ से कहाँ तक हमें वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप अगर अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग पोर्शन में सेक्शन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस पोर्शन में कितनी इक्वेशन को यूज करना है, ठीक है। तो जैसे ये सी डी पोर्शन में आपको ये वाला पोर्शन पूरी इक्वेशन लेनी है, आर ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस ए। और अगर आप लास्ट वाले पोर्शन बात कर रहे हो डीबी में, तो आप पूरी इक्वेशन का इस्तेमाल करने वाले हो। ये चीज मैंने आपको लास्ट में भी बता दी। चलिए अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे आप, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए इसमें आप एम एक्स की वैल्यू लगा दी, एम बराबर ई वाई डी वाई स्क्वायर ओवर डी एक्स होता है। तो यहाँ पर जब आपने वैल्यू लगाई, इसको दो बार इंटीग्रेट करा, तो पहली बार जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स बदल जाएगा, यही आपका स्लोप है, इसको हम थीटा से जानते हैं। और फिर अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाई आएगा डिफ्लेक्शन। अब आपको जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है आप एक्स की वैल्यू उस टर्म्स में रख दो, ठीक है। जैसे सपोज करो एक्स की वैल्यू आपने बी रखी, तो आपको डिफ्लेक्शन किस पॉइंट पे आ जाएगा? तो देखिए एक्स बराबर बी का मतलब कौन से पॉइंट की बात हो रही है? डी पॉइंट की बात हो रही है। तो डी पॉइंट पर आप आ गए तो डिफ्लेक्शन आपका कहाँ पर आ जाएगा? डी पॉइंट पर निकल कर आ जाएगा, जैसे ही आप एक्स की वैल्यू रखोगे। इसी तरीके से आप स्लोप निकाल लोगे। बाउंड्री कंडीशन पता है तो बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल करके आप C1 और C2 की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। क्लियर है? अब चलिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। देखिए ये आपको न्यूमेरिकल दिख रहा होगा आपकी अपनी स्क्रीन पर। देखिए इसमें क्या दे रखा है,
ये एक एग्जांपल दे रखा है कि इसमें बोला है अ बीम ए बी ऑफ 4 मीटर स्पैन इज सिंपली सपोर्टेड एट द एंड्स। एक बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है ए और बी पॉइंट पर, ठीक है। इस पे जो दो रिएक्शंस आ रही हैं आर ए और आर बी, ठीक है, और इस पर ये लोड लग रहा है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो बेटा 4 है। देखिए एक 1 मीटर, 1 2 मीटर और 2 4 मीटर। अब देखिए इसमें हम मकौले क्यों यूज करेंगे सर, इसमें दो लोड है, एक तो सर हमारा पॉइंट लोड है और एक सर हमारा यूडीएल अगेन। तो सर इसको मोमेंट एरिया से सॉल्व करना काफी टफ रहेगा, तो हम इसको क्वेश्चन को आसान करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं, मकौले मेथड। हालांकि उसने इस क्वेश्चन में हमसे बोला नहीं कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, बट ये हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि हमें कौन सा प्रॉब्लम किस तरीके से किस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें उसमें आपसे पूछा गया है, तो देखिए उसने बोला है डिटरमाइन, सबसे पहले डिफ्लेक्शन एट सी मतलब वाई सी। देखिए सी पॉइंट कहाँ पर है सर, सी पॉइंट ये रहा सेंटर पर, तो सर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहीं पर आएगा और ये बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने वाली है। तो सर ये हमें वाई सी निकालना है यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाई सी हम निकाल लेंगे। और दूसरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब बेटा देखिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, अब देखिए अगर आपका सिमेट्रिकल बीम होता कुछ इस तरीके से होता तब तो आपका सी पर आता है ना। अब ये सी पर तो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर सिमेट्रिकल तो नहीं है, ये बीम सिमेट्रिकल नहीं है। तो सर इतना तो हमें पता है कि सी के आसपास कहीं ना कहीं आएगा, है ना। सी पर नहीं आएगा क्योंकि सर हमारा जो लोड है वो सिमेट्रिकल नहीं है ना। हमारा जो बीम है उसकी जो लोडिंग पैटर्न है वो सिमेट्रिकल नहीं है। इससे हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि सर ये हमारा जो है सेंटर पर आएगा, लेकिन सेंटर पर मैक्सिमम नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कहीं ना कहीं सेंटर वाले के आसपास ही आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, स्लोप। स्लोप सर हमें कहाँ निकालना है, एंड ए पर, मतलब इस वाले पॉइंट पे। तो सर हमें ये वाला स्लोप भी कैलकुलेट करना है, थीटा ए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया आपको यहाँ तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करनी है इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो रिएक्शन देखिए कैसे निकालेंगे, आपको पता है, हालांकि यहाँ पर सॉल्व करी हुई दे रखी है लेकिन आपको निकालनी ही खुद से, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप, रिएक्शन तो सभी को निकालना आता है। तो सर सबसे पहले हम सबमिशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 लगाते हैं इस बीम में, ठीक है। जब हम वर्टिकल फोर्सेस का सम करेंगे तो सर हमारा एक तो रिएक्शन आएगा आर ए सर प्लस हमारा आर बी, ये अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव, माइनस अब नेगेटिव कौन सी होंगी, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कौन सा है सर, एक हमारा ये लोड है 20 किलो न्यूटन का, और सर ये हमारा ये यूडीएल है माइनस का 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। इसकी सर लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो सर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, आर ए प्लस आर बी बराबर 40 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन में है सारी यूनिट, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए नाउ अब हम क्या करेंगे बेटा, एक मूवमेंट लेंगे किसी भी पॉइंट पर, आप एम ए पर ले लो, एम बी पर ले लो, या आपकी इच्छा है। मैं हमेशा एम बी पर लेता हूँ, ठीक है। तो जब हम अब हम क्या करेंगे सर, जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो सारे पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो सर आर ए हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है इस सेक्शन पर, पॉजिटिव आएगा सर। ये 20 किलो न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये सर हमारा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये सब माइनस। तो देखिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव मतलब आर ए इंटू, अब डिस्टेंस कितनी है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आप मूवमेंट ले रहे हो तो बी पॉइंट की डिस्टेंस है सर 4 माइनस। अब ये देखिए 20 की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है सर, तो ये 2 प्लस 1 3, तो इंटू 3, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस। अब देखिए यूडीएल, यूडीएल है तो पहले इसको लोड बनाइए 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 क्यों सर, 10 इज द इंटेंसिटी और 2 मीटर की लेंथ में लग रहा है। तो सर ये हमारा लोड हो गया। अब इसकी इस पॉइंट से दूरी कितनी है, तो सर ये दूरी 2 है, लेकिन ये टोटल दूरी 2 है, लेकिन इसका सीजी सर इसके हाफ पर एक्ट कर रहा होगा, तो ये डिस्टेंस सर हमारी 1 रहेगी, ठीक है। तो इंटू 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से सर आर ए की वैल्यू आ जाएगी, आर ए की वैल्यू आ जाएगी सर 20 60 और 20 80, 80 बटे 4 मतलब 20। सर हमारा आर ए आ गया 20। इसी तरीके से आर बी निकाल लेंगे, इस इक्वेशन में आर ए की वैल्यू रखिए तो ये 40 माइनस 20 मतलब 20। तो सर आर ए और आर बी हमारी 20 आ गई, दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तो देखिए आर ए यहाँ पर 20 और आर बी यहाँ पर 20, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। रिएक्शन तो आपको आती है, एसएफडी बी एंड में आपने इतनी सारी रिएक्शंस निकाली है, इसलिए मैंने इसको फटाफट समझा दिया। तो यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए अब हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो अब आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि सबसे पहला स्टेप हमारा रिएक्शन निकालने के बाद क्या होगा सर, मूवमेंट की इक्वेशन बनाना mx। और mx के लिए सर सेक्शन कहाँ पर बताया था मैंने लेने के लिए, तो बच्चे मैंने आपको हमेशा बताया कि सबसे आखिरी वाले पोर्शन लेंगे। तो यहाँ पर बेटा दो पोर्शन है, एक देखिए तीन पोर्शन है बेसिकली। पहला पोर्शन है एडी यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पोर्शन है डीसी यहाँ से यहाँ तक, और सर तीसरा पोर्शन है सी से बी। ये तीन पोर्शन है। तो सर सबसे आखिरी वाला पोर्शन क्या है, सी बी। सी बी में सर हमने एक एक्स एक्स कट कर लिया। अब यहाँ से मूवमेंट की इक्वेशन जरा बनाकर दिखाइए आप।
ठीक है। तो देखिए मूवमेंट की इक्वेशन क्या बनेगी, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। देखिए mx बराबर क्या हो रहा है बच्चे, देखिए ध्यान से। तो सर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगी स्टार्टिंग, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड से ले रहे हैं। क्लॉकवाइज अगेन सर हमारा पॉजिटिव आएगा, तो आर इंटू एक्स। अब आर ए की वैल्यू बेटा कितनी है, 20 है, तो मैं डायरेक्ट 20x लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो ये 20x आ गई, है ना। ठीक है सर 20x आ गई। अब माइनस, सर देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा 20 का, तो सर ये डिस्टेंस कितनी है, तो 20 जो वर्क कर रहा है ये 1 पर एक्ट कर रहा है। कहाँ पर एक्ट कर रहा है सर, 1 मीटर पर। ये बेसिकली ना बेटा 1 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो सर मेरी जो 20 का मूवमेंट बनेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी बची मेरी, तो बेटा ये जो डिस्टेंस बची मेरी ये x माइनस 1 बची, क्योंकि सर ओवरऑल डिस्टेंस x है और ये दूरी सर मेरी 1 है। तो जब 1 मैंने माइनस कर दी x में से, तो ये डिस्टेंस कितनी बची सर, x माइनस 1 बची। तो ये आ गया सर 20x माइनस 1। और यहाँ पे सर हम बार लगाते हुए चलेंगे। अब सर नेक्स्ट क्या है, तो ये सर हमारा यूडीएल सर ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक सर ये 2 मीटर है और ये टोटल x है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची सर, ये डिस्टेंस हमारी बची यहाँ से यहाँ तक x माइनस 2 मीटर। कितनी बची, x माइनस 2 मीटर। तो सर जो हमारा यूडीएल एक्ट कर रहा है 10 इंटू एक्स माइनस 2 मीटर पर। ठीक है, अब सर ये तो हमारा लोड हुआ 10 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इसको मूवमेंट बनाना है, तो फिर क्या करें सर, मूवमेंट बनाने के लिए इसके हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसका सीधी कहाँ पर होगा, इसके कहीं ना कहीं यहाँ पर हाफ पर होगा, और ये डिस्टेंस जो बचेगी हमारी ये x माइनस 2/2 बचेगी। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें। ये तो बेटा सिंपल सी इक्वेशन बनाई है मैंने, है ना, ये आपको समझ में आ गई। x में से उससे पीछे तक की वैल्यू माइनस करते हुए। ठीक है, तो चलिए, तो ये इक्वेशन बन गई। अब मैं इस इक्वेशन को उधर लिखता हूँ और अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सर mx बराबर में एक बार और लिख लेता हूँ r इंटू एक्स, है ना। तो ये सर मेरा 20x आ गया और ऑब्लिक लगा के माइनस, सर ये मेरा 20 का लोड था, तो ये x माइनस कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और अगेन सर ऑब्लिक लगा के मैं माइनस में लिख रहा हूँ 10 इंटू एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स माइनस 2/2, है ना, फोर्स इंटू। अब देखिए आपको एक इक्वेशन पता है, देखिए ये इक्वेशन मैंने आपको जो बताई थी। अब हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, स्टार मार्क करेंगे जिसको ये वाली। ठीक है, तो ये क्या थी, m इक्वल्स टू ई आई डी वाई स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन को लिखिए, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व से हम क्या लिख सकते हैं कि m इक्वल्स टू ई आई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। बताइए यहाँ तक आपको क्लियर है, ये इक्वेशन कहाँ से आई है, हमने सब क्या करा है ना। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो देखिए इस 2 से ये 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये मैं मोमेंट इक्वेशन क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए मैं बेसिकली ई आई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को इस साइड लिखता हूँ और इस साइड में इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ 20x माइनस, ये हो गया मेरा 20x माइनस 1 और ऑब्लिक लगा के ये मेरा रह गया 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप क्या है, इसके बाद हमने सबसे पहले रिएक्शन सॉल्व करी, फिर मोमेंट इक्वेशन बनाई, फिर थर्ड स्टेप में हमने मोमेंट इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व में रख दिया। अब सर हमारा आपने बताया था सबसे पहले इंटीग्रेट करो इस इक्वेशन को, ऑन इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करके क्या आएगा बेटा हमारा, तो सर ये ई आई तो ऐसे ही रहेगा, ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा, क्योंकि हमने इसको एक टर्म इंक्रीज करा है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसको इंक्रीज करना। ठीक है, तो सर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 20x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 1 थी, तो 1 + 1 2/2 ऑब्लिक लगा के माइनस। अब देखिए यहाँ पर आप जो गलती कर सकते हैं, इस पूरी टर्म को एक साथ इंटीग्रेट करना है, इसको ओपन नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे 20x माइनस 20, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर x आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है, मैंने क्या बताया था लास्ट टाइम में कि आपको इसको एक साथ कंसीडर करना है। तो बेटा 20 तो ऐसे ही रहेगा और इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। क्लियर है यहाँ तक, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए माइनस, यहाँ पर क्या आएगा सर, x माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3। यहाँ तक सारी चीजें। अच्छा, इसमें हमने एक C1 जो हमारा कांस्टेंट आएगा वो तो लिखा ही नहीं बेटा। देखिए यहाँ पर, देखिए ये गलती,
जो जो भी कांस्टेंट आते हैं, आपने इंटीग्रेशन करा है उसमें जो कांस्टेंट आते हैं बेटा, उसका आपको क्या ध्यान रखना है, वो कांस्टेंट आपके फर्स्ट टर्म के साथ ही आ जाने हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी तो देखिए कुछ नहीं है इसमें, x माइनस वन का होल स्क्वायर बाई टू और लगा के माइनस 5x-2 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3। देखिए जो गलती मुझसे हुई, जो मिस्टेक मुझसे हुई, वही आपसे हो सकती है पेपर में, कि कांस्टेंट आएगा आपका जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो C1 जो लिखना है वो हमेशा फर्स्ट टर्म के साथ ऐड होगी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो है फर्स्ट टर्म के साथ आएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करिए, 10x² हो गया, यहाँ पर भी 10x हो गया, 10 हो गया है ना। बाकी हम इसको क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई सर, EI dy ओवर dx है ना, इक्वल्स टू ये आ गया 10x² प्लस C1 ऑब्लिक लगा के माइनस 10x-1 का होल स्क्वायर और माइनस 5x-3 का x-2 सॉरी 2 का होल क्यूब और डिवाइड बाई 3। ये बेटा आपकी इक्वेशन आ गई स्लोप वाली, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा ये आपका स्लोप आ गया। नाउ अब आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनानी है। तो अगेन इंटीग्रेट कर दो आप फिर से। जब आप फिर से इंटीग्रेट करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या आ रही है बेटा, इंटीग्रेट करिए फिर से। तो ये आ रहा है सर EI, अभी dy ओवर dx किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर, y में, और y हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 10x³ अपॉन 3, इंटीग्रेशन तो आता ही ना आप सबको, प्लस अच्छा C1 के साथ क्या आ जाएगा सर, x आ जाएगा। और सर अगेन सेकंड कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, क्योंकि दूसरी बार इंटीग्रेट करा है। तो पहली बार के लिए C1, दूसरी बार के लिए C2, और ये जो कांस्टेंट है ये अगेन फर्स्ट टर्म के साथ ही लिखा जाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। माइनस 10, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, इसकी एक पावर फिर से हम इंक्रीज कर देंगे, 2 की जगह 3 हो जाएगा सिंपल। और यहाँ पर सर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5/3, और ये इसकी फिर एक बार पावर इंक्रीज कर देंगे तो ये 3 की जगह 4 हो जाएगा और डिवाइड बाई 4। ये इक्वेशन नंबर 2। ये बेटा इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये आपको डिफ्लेक्शन देगी, इक्वेशन नंबर 1 आपको स्लोप देगी। जैसे जैसे आप x की वैल्यू रखते जाएंगे वैसे वैसे आपको स्लोप मिलता जाएगा और डिफ्लेक्शन भी मिलता जाएगा। अब देखिए स्लोप और डिफ्लेक्शन उसने हमसे पूछा कहाँ पर है, तो सर स्लोप और डिफ्लेक्शन उसने हमसे C पॉइंट पे पूछा है, स्लोप A पर पूछा है, डिफ्लेक्शन C पर पूछा है। तो सर C के लिए इस अगर मैं आपसे पूछूं x की क्या वैल्यू रखें कि C पर हम पहुंच जाएं, तो x की वैल्यू सर अगर हम 2 मीटर रख दें, x की वैल्यू कितनी रख दें C पर पहुंचने के लिए, सर x की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर रख दें, x बराबर 2 मीटर रख दें, तो सर हम C पर आ जाएंगे। लेकिन बेटा ये तो बात ठीक है, लेकिन इस C पर पहुंचने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो क्या है कि पहले आपको बेटा कांस्टेंट निकालने पड़ेंगे C1 और C2, क्योंकि C1 और C2 जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको इक्वेशन कैसे मिल पाएगी, पूरी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखिए अब चलिए हम क्या करते हैं, C1 और C2 निकाल लेते हैं, ठीक है। और C1 और C2 के लिए मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी जिनको हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस। क्या थी वो बाउंड्री कंडीशन, तो देखिए ये आपकी बाउंड्री कंडीशंस नहीं। तो अब आपका बताइए सिंपली सपोर्टेड बीम में तो आप इसमें कौन सी बाउंड्री कंडीशन लगा सकते हैं, सर हम एक तो ये हिंज सपोर्ट और एक रोलर सपोर्ट वाली बाउंड्री कंडीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या रखते हैं। हिंज सपोर्ट पर सर हमारा क्या होगा, मूवमेंट डिफ्लेक्शन 0 होगा, और रोलर सपोर्ट पर डिफ्लेक्शन 0 होगा। इन दो कंडीशंस का हम सर इस्तेमाल करने वाले। चलिए देखिए अब देखिए हिंज सपोर्ट आपकी कहाँ पर है सर, एक ये रही मेरी सपोर्ट और एक सर ये रही मेरी रोलर सपोर्ट, है ना। तो सर यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पर सर डिफ्लेक्शन 0 होगा और यहाँ पर भी सर डिफ्लेक्शन 0 होगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि मुझे ये a पॉइंट पर आ जाऊं, तो सर x मेरा इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, तो एट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशन। क्यों, बाउंड्री कंडीशन से हमें ये पता है कि जो सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, वहां पर डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो उसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी, तो सर x तो 0 होगा क्योंकि यहीं से तो हमने स्टार्ट करा है। अच्छा चलिए b पॉइंट के लिए बताइए सर, b पॉइंट के लिए x की वैल्यू कितनी होगी, तो सर a से अगर हम स्टार्ट करके b पर पहुंचना चाहते हैं तो x की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो सर हमें यहाँ से y की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अब बताइए यहाँ तक अगर आपको चीज क्लियर है, तो बस इन कंडीशंस को आप इसमें रखिए। और y की वैल्यू रख रहे हैं तो आप इक्वेशन नंबर कौन सी में रखेंगे सर, 2 में रखेंगे, क्योंकि हमें y पता है 0 है, स्लोप तो 0 नहीं है ना a और b पर। सर इस इक्वेशन का हम बाउंड्री कंडीशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम इस वाली, तो चलिए पहले नंबर पर इस इक्वेशन को हम आगे उतार लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए
क्या है मेरी इक्वेशन। हाँ तो बेटा ये आपकी बाउंड्री, ये आपकी इक्वेशन आ गई जिससे आप डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से आपको दिख रहा है ये y वाली इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी। अब आप x की पहली कौन सी कंडीशन, अच्छा आपको क्या पता है कि y कहाँ पर 0 है, तो सर दो बाउंड्री कंडीशन थी, एक हिंज सपोर्ट पर एक रोलर पर। तो सर स्टार्टिंग पॉइंट पे हिंज सपोर्ट है तो मतलब एट x इक्वल्स टू 0 पर सर हमारा y इक्वल्स टू 0 होगा। इट मीन सर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख दें और y की वैल्यू 0 रख दें तो हमें C1 और C2 मिल जाएगा। अच्छा अब आप बताइए x की वैल्यू 0 है तो यहाँ से आप कितनी, कौन सी पूरी इक्वेशन में कितनी टर्म कंसीडर करने वाले हो, तो सर एट x इक्वल्स टू 0 मतलब फर्स्ट वाले पोर्शन की बात हो रही है। तो फर्स्ट वाले पोर्शन के लिए सर हम केवल कितनी इक्वेशन कंसीडर करेंगे, केवल फर्स्ट वाली, ये वाली इक्वेशन, बस यहाँ तक। ये क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर ये सेकंड और थर्ड पोर्शन की बात है, और अगर हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं इसका मतलब हम सर केवल फर्स्ट पोर्शन में है, फर्स्ट पोर्शन में तो सर इसमें यहाँ से x इक्वल्स टू 0 to 1 हम यहाँ तक आएंगे, ठीक है। और सर यहाँ पर क्या आएंगे, x इक्वल्स टू 1 to 2 आएंगे हम यहाँ पर, और सर यहाँ पर क्या आएंगे सर इस वाली में लास्ट में हम x इक्वल्स टू 2 to 4 तक आएंगे, ठीक है। ये आपको पता है, देख लीजिए डायग्राम, ठीक है। 0 यहाँ पर और ये 1 यहाँ तक, तो 0 से 1 तक यहाँ पर, 1 से 2 तक सर इस वाले पोर्शन में है ना, और 2 से 4 तक सर हम इस वाले पोर्शन जिसमें हमने सेक्शन कट करा है। तो अभी हम इस वाले पोर्शन में है तो 0 to 1 मतलब हम केवल फर्स्ट वाली कंसीडर करेंगे, क्योंकि सर फर्स्ट वाले में अगर हम यहाँ सेक्शन लेंगे तो ये 20 into x ही तो बनेगा, तो सर हम केवल ये वाली टर्म ही लेंगे और इसके साथ जो भी सर हमारी कांस्टेंट है वो हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू 0 तो सर इसका मतलब ei इंटू 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 आप यहाँ रख दोगे। दूसरी टर्म यहाँ पर सर ये x की वैल्यू 0 तो ये 10/3 इंटू 0 हो जाएगी, प्लस C1 भी 0 हो जाएगा क्योंकि सर हमारा x का वैल्यू 0 प्लस C2। और इसके आगे की इक्वेशन हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने बता दिया आपकी बाउंड्री कंडीशन जहां तक लगेंगी x की वैल्यू वहीं तक की इक्वेशन आपको इस्तेमाल करने है, इसी चीज का आपको ध्यान रखना। तो सर यहाँ से तो हम कह सकते हैं कि C2 0 आ गया हमारा, हाँ बिल्कुल सही बात है, C2 हमारा यहाँ से 0 आ गया क्योंकि ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0 और ये भी टर्म 0, तो C2 बराबर 0, ठीक है। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन आपको क्या पता है कि पूरे बीम में कहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन 0 है, तो सर हमारा बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन 0 होगा क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट है और सपोर्ट नीचे जा नहीं सकती, ये आपने ऑलरेडी बता रखा है। तो x इक्वल्स टू 4 रखेंगे। अच्छा अब आप x इक्वल्स टू 4 रख रहे हैं तो कितनी इक्वेशन लेंगे, तो सर 4 तक तो पूरी इक्वेशन वैलिड हो गई, बी पॉइंट तक आने का मतलब लास्ट पॉइंट तक, लास्ट पॉइंट के लिए तो सर पूरी इक्वेशन वैलिड हो गई। चलिए पूरी इक्वेशन में रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 4 मतलब y इक्वल्स टू 0, तो सर अगेन हम सर इक्वेशन नंबर कौन सी 2 में रखेंगे, मतलब ये वाली इक्वेशन में सर हम वैल्यू रखने वाले हैं। तो देखिए ei इंटू वाई मतलब y की वैल्यू सर 0 है, ठीक है। x की वैल्यू सर हम कितनी रखने वाले हैं, सर x की वैल्यू अब हम यहाँ 4 रखने वाले हैं, तो देखिए 10/3 और 4 की पावर 3 है ना, 4 की पावर 3 x की जगह मतलब 64, ये टर्म हो गई आपकी 64, ठीक है सर, प्लस C1 इंटू 4 क्योंकि x की वैल्यू 4, C2 सर हमारा 0 है तो उसको हम नहीं लिख रहे, ठीक है। चलिए लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये 10/3 और सर x की वैल्यू 4, 4 - 1 का क्यूब ऑब्लिक, फिर से 5/12 इंटू 4 - 2 की पावर 4, यहाँ से अब हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो 4 - 2 की पावर 4 है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए इसकी वैल्यू निकालिए, तो ये टर्म 0, ये 10/3 इंटू 64 हो जाएगा, ये 4C1 हो जाएगा, ऑब्लिक लगा लीजिए, माइनस ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये 10/3 इंटू 3 की पावर 3, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर आएगा 5/12 इंटू 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16 है ना, तो 4 3 जा 4 4 जा, तो आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो ये सब ये टर्म पूरी 9 आ जाएगी है ना, और ये 5 4 जा 20, 20/3 आ जाएगा, ये सब सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ से आप C1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 0, ये 640/3 प्लस 4C1 माइनस यहाँ से आ जाएगा 90 है ना, 10 9 जा 90 माइनस यहाँ से आ जाएगा 20/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द C और C आएगा आपका माइनस का निकल के आएगा बेटा 29.16। नाउ यू हैव टू मॉडिफाई योर सेकंड इक्वेशन, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, हाउ, तो आपको C1 और C2 की वैल्यू इसमें रख दीजिए, देन यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, जब C1 C2 की वैल्यू रखेंगे तो सर देखिए इक्वेशन नंबर 2 में जब हम अब लिखेंगे पुटिंग the value of C1 and C2 in equation
सेकंड। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, देखिए ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी, ये देखिए लिखा हुआ C1 C2 की वैल्यू रख दीजिए और इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए क्या आ रही है, अब हम यहाँ पर C1 और C2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वो हमारी C1 और C2 की वैल्यू क्या आ जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले हम डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में रख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। तो सर जो हमारी इक्वेशन निकल कर आएगी वो आएगी 10/3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 29.16 ऑफ एक्स। C2 जीरो हो गया था तो उसको हम हटा ही दे रहे हैं, और यहाँ पर आएगा 10x-1 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3, फिर ऑब्लिक लगा के यहाँ पर हमारा आएगा 5/12 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 4। सर ये हमारी डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो सर ये हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन आई, लेकिन सर अगर हमें वाली इक्वेशन निकालनी है, क्या कहते हैं, स्लोप वाली, तो उसके लिए भी सर हम क्या करेंगे, ये C1 और C2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो सर C2 तो है ही नहीं इक्वेशन नंबर 1 में, बस इक्वेशन नंबर 1 में हम C1 की वैल्यू रख देंगे। तो सर हमारी ये भी इक्वेशन मतलब C1 को हटाकर मतलब जो वैल्यू रख कर आएगी वो हमारी फाइनल सर इक्वेशन आ जाएगी। तो देख लेते हैं उसको भी, ये हमारी क्या आ रही है वैल्यू। तो ये बेटा वैल्यू आ रही है आपकी EI dy/dx इक्वल्स टू, है ना, 10x², ठीक है, माइनस 29.16 ऑब्लिक माइनस 10x-1 का होल स्क्वायर और माइनस 5/3 इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में मैंने सारी वैल्यूज रख दी हैं। ठीक है, बस सिंपल C1 की वैल्यू रखी है और बाकी सारी चीजें एज इट इज उतार दी है मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब बेटा हमारा क्वेश्चन बन गया। अब ये जो इक्वेशन आई है, फाइनल इक्वेशन आई है, थर्ड और फोर्थ नंबर, है ना, या फोर्थ और 3 नंबर, जो भी आप देना चाहें। अब आपका क्वेश्चन बन चुका है पूरा। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू रखनी है जहां पर उसने पूछा है। तो देखिए सबसे पहले आप एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे। सर डिफ्लेक्शन एट सी पूछा है, तो सी के लिए सर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग पॉइंट से सी पॉइंट पर पहुंचना है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। तो सर यहाँ पर अगर हम 2 मीटर रख दें तो सर हमारे पास सी पर डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो चलिए अब कौन सी इक्वेशन रखेंगे, सर इक्वेशन नंबर 3 में। क्यों, क्योंकि सर उसी से तो हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा, इक्वेशन नंबर 4 से तो हमें स्लोप मिलेगा। ठीक है, तो फॉर deflection at C yc put at x equals to 2 मीटर। तो हमने x की वैल्यू 2 रख दीजिए। देखिए तो EI और y मतलब yc, क्योंकि अब हम C पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखी है, तो 10/3 इंटू 2 का क्यूब मतलब 8, डायरेक्ट रख रहा हूँ, x क्यूब है ना, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस 29.16 इंटू 2 क्योंकि x है, माइनस, अब देखिए तो सर x की वैल्यू 2 है, इसका मतलब सर हम कौन सी वाली इक्वेशन तक आएंगे, सर हम केवल सेकंड वाली इक्वेशन तक ही आएंगे। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर, तो x की वैल्यू जब आप 2 ले रहे हैं तो 2 का मतलब आप इस पॉइंट तक आ रहे हैं, तो इस पॉइंट तक के लिए एक तो सर r इंटू एक्स आएगा और 20 इंटू ये आएगा। तो सर यहाँ तक मैंने आपको बताया था ये इक्वेशन यहाँ तक वैलिड है, मतलब सेकंड टर्म कंसीडर करी जाएगी, थर्ड टर्म से कोई मतलब नहीं है। तो सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म है सर 10/3 इंटू x-1, एक्स की वैल्यू सर 2, 2-1 का होल। अगर आप यहाँ पर रख भी देंगे तो 2 - 2 जीरो हो जाएगा, तो उसको रखने से कोई फायदा नहीं है। तो सर यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, वाई सी निकाल लेंगे। तो सर वाई सी बराबर ये मेरा कितना आ रहा है, तो ये 80/3 है ना, ये इस ई आई को मैं इस साइड ले आया हूँ 1/EI, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन है, और माइनस में ये जब आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 58.32 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 हो गया तो ये 3.33 आ गया। ठीक है, 3.33। जब आप यहाँ पर EI की वैल्यू भी रख देंगे तो ये YC क्या आ जाएगा। तो देखिए EI की वैल्यू गिवन कितनी है, पहले ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो E और I की, देखिए E की वैल्यू आपको 200 इंटू 10⁻6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है, और I की वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻6 मीटर की पावर 4 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपको ये पता है EI की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, तो ये वैल्यूज भी अब हम रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब आप EI की वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगा 1/200 इंटू 10⁻6, ये E हो गया, और I की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, तो I की वैल्यू बेटा आपको गिवन है 20 इंटू 10⁻�6। ठीक है, और बाकी सब वैल्यूज ऐसी हैं। 80/3 को आप क्या लिख सकते हो, 26.67 माइनस 58.32 और माइनस 3.33। ठीक है यहाँ तक। तो देखिए 10⁻⁻6 से +6 कैंसिल हो गया,
इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक चीज ध्यान रखना, जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। तो मीटर में हमें डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, डिफ्लेक्शन की वैल्यू वैसे ही बहुत छोटी होती है। तो हम इसको mm में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपका आंसर आएगा उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये mm में आ जाएगा। और जो आपका आंसर निकल कर आएगा बेटा वो आ रहा है आपका माइनस का 8.74 mm। क्या आ रहा है? 8.74 mm, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये आपने 10⁻³ से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि सारी डेटा आपका मीटर में था, आपको mm में निकालना है। रिफ्लेक्शन इज वेरी वेरी लेस, है ना। तो ये तो देखिए माइनस का मतलब कुछ नहीं है, बस ये आपको ये बता रहा है ये डिफ्लेक्शन आपका डाउनवर्ड। मैंने आपको बताया था ना कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन माइनस होगा और अपवर्ड। तो सर हमारा एक पार्ट तो सॉल्व हो गया कि हमने डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हमें सर क्या निकालना है? सर हमें स्लोप निकालना है। तो सर स्लोप कहाँ पर निकालना है? स्लोप निकालना हमें ए पॉइंट पर। अब आप मुझे बताइए ए पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा मैं इस ए पॉइंट के लिए? सर एक्स की वैल्यू 0। तो कौन सी इक्वेशन में? सर इक्वेशन नंबर 3 में या 4 में? तो सर स्लोप की इक्वेशन 4 है, dy/dx वाली। तो सर इसमें हम क्या रखेंगे? एक्स की वैल्यू 0। तो देखिए तो हम लिखेंगे फॉर स्लोप एट ए, क्या करूं मैं? थीटा ए रखना है तो x इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ पर तो आप कौन सी वाली टर्म कंसीडर करोगे? सर हम केवल फर्स्ट वाली टर्म कंसीडर करेंगे, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 to 1 के लिए सर हमारी केवल फर्स्ट वाली इक्वेशन वैलिड होगी, ठीक है। तो ये हो गया ei इंटू dy/dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो सर हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है? फर्स्ट टर्मिनोलॉजी देखिए इसकी क्या है कि 10x² और माइनस 29.16, और यहीं तक लेंगे, इसके आगे हम नहीं ले सकते क्योंकि x इक्वल्स टू 1, ठीक है। 0 to 1 तक हम यहीं तक लेंगे, ठीक है। और 1 से 2 तक हम यहाँ पर लेंगे और 2 से बियॉन्ड हम यहाँ लेंगे। तो 10x², ठीक है, 10x²। तो बेटा x की वैल्यू 0 है, तो 10 इंटू 0 माइनस 29.16, है ना। यही तो बचा हमारे पास। तो सर ये टर्म तो 0 हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया सर? dy/dx। तो बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? dy/dx को मैं स्लोप एट a लिख सकता हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू 1/ei, ei अगेन मैंने इस साइड फेंक दिया, और माइनस का 29.16। क्लियर है? तो सर ei की वैल्यू मैं लगा देता हूँ, तो माइनस का 29.16 और डिवाइडेड बाई सर 200 इंटू 10⁻6 और इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6। ई और आई की वैल्यू लगा दी, इससे ये कैंसिल हो गया। नाउ अगेन 10⁻3 से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं सर इसमें क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये स्लोप है। स्लोप है तो सर स्लोप की वैल्यू जो इससे निकल कर आएगी सर वो रेडियन में आ रही है, और रेडियन में कितनी आ रही है? वो आ रही है 0.00729 रेडियन। बेटे डिजिट्स है ना, तो इनमें जो वैल्यू निकल कर आएगी वो रेडियन में आएगी। अब आपको किस में कन्वर्ट करनी है? सर आपको डिग्री में कन्वर्ट करनी है। तो डिग्री, रेडियन से डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं बताइए? आप लोगों को तो पता होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में। तो डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये तो 10th 12th में भी किया होगा आपने। तो डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो सर दो तरीके हैं, है ना। कि सर एक तरीका तो ये है कि अगर डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना है तो सर हम 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। और अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो π/180, और रेडियन से डिग्री में आना है तो 180/π, ठीक है। तो आप 180/π करेंगे तो बेटा ये आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी डिग्री में। तो ये थीटा ये आपका कितना आ रहा है निकल कर? देखिए माइनस का आएगा पहली चीज तो। अच्छा माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्लॉकवाइज। क्या है? क्लॉकवाइज। तो 0.417 डिग्री कितना आया? तो सर स्लोप जो आया हमारा क्लॉकवाइज। ये माइनस क्या साइन इंडिकेट कर रहा है? क्लॉकवाइज। मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन, जब क्लॉकवाइज होगा तो आपका कैसा होगा? तो देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये आपका बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, तो इस पर आप जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल न्यूट्रल एक्सिस है और ये इलास्टिक कर्व पर टेंजेंट है, तो ये क्लॉकवाइज ही तो आ रहा है। तो क्लॉकवाइज तो हमेशा सर नेगेटिव ही आएगा ना। अगर हाँ बी पर पूछता तो ये आपका प्लस का आता और कैसा आता? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। बी पर पूछता तो चलिए, तो ये तो सर हमें फिगर से भी क्लियर है, ये आपका आ गया। आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? आपको 180/π करा है रेडियन से। चलो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, रेडियन से आपको अगर डिग्री में चेंज करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद π/180। क्लियर है? चलिए अब सर हमारा लास्ट स्टेप क्या रह गया देख लेते हैं। खत्म है क्वेश्चन बस। हाँ सर ये सेकंड वाला पॉइंट रह गया, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब सर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा? तो आपको पता है सेंटर के आसपास कहीं ना कहीं आएगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है मिड पॉइंट जो है सी, उसके कहीं ना कहीं पास में आएगा,
ठीक है। तो उसकी लोकेशन हमें क्या करनी पड़ेगी, देखने पड़ेगी। तो उसके लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। तो फॉर मैं लिख देता हूँ यहाँ, फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाई मैक्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, एक्स, उसकी लोकेशन कि वो कहाँ पर होगा। तो एक बात बताइए, मैंने आपको एक बाउंड्री कंडीशन में एक चीज बताई थी, देखिए मैं आपको पहले याद करा देता हूँ। ये रहा, इसका फोर्थ वाला पॉइंट है, मैंने आपसे कहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, एट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाई मैक्स थीटा इज 0 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये बीम आपका कैसा है, सिंपली सपोर्टेड है। आपको क्या निकालना है, वाई मैक्स निकालना है। तो सर एक चीज तो क्लियर है, जहां पर भी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा वहां पर एक कंडीशन जो है सर वो हमेशा लागू होगी, वो कभी चेंज नहीं होने वाली। वो क्या है कि सर जिस पॉइंट पर भी आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा वहां पर स्लोप 0 होगा। ठीक है, बस इतने से काम हो गया। तो क्या करें हम, सर जो स्लोप की इक्वेशन है उसको इक्वल टू 0 रख दीजिए फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए आप स्लोप की इक्वेशन 0 रखिए। तो स्लोप की इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन नंबर कौन सी, फोर्थ, कहाँ गई, ये रही, ये वाली इक्वेशन। ये आप रख दीजिए, इसको 0 के बराबर रख दीजिए। तो देखिए ये वाली इक्वेशन देख लीजिए, यहाँ से क्या है ये इक्वेशन, देखिए ई आई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, क्या है ये इक्वेशन देख लीजिए, टेन एक्स स्क्वायर माइनस 29.16 है ना, ऑब्लिक माइनस 10 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या सर हम इतनी इक्वेशन 0 रखेंगे, हाँ सर हम इतनी रखेंगे। क्यों रखेंगे, आप किस पॉइंट की बात कर रहे हो, सी के आसपास, एट सी या नियर सी, है ना। नियर सी का मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है सर, मैक्सिमम 2। तो 2 के लिए आप कौन सी, कहाँ तक इक्वेशन रखेंगे सर, हम केवल सेकंड टर्म तक रखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको इक्वेट करिए, 0 के बराबर रखिए, 0 के बराबर रखिए, क्योंकि ये वाली टर्म 0 है, स्लोप 0 होगा जहां पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो इक्वेशन आ गई 10x स्क्वायर माइनस 29.16 इंटू, अब सर हम इसको ओपन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ठीक है, तो हमने इसको ओपन करा तो सर हमारा यहाँ से 10x स्क्वायर से 10x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो सर यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सर जो ये x की वैल्यू आएगी निकल कर, ये आ रही है सर हमारी 39.16 डिवाइड बाई 20, तो ये आ रही है 1.958। तो देखिए इट इज वेरी नियर टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2 मीटर, है ना। तो देखिए सेंटर के आसपास आया, जैसा हमने एज्यूम करा था वैसा होगा। तो बेटा ये फिक्स है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए या तो सेंटर पर आएगा या उसके नियर अबाउट आएगा, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.042 है ना का अंतर है ना, 0.042 का। तो चलिए खैर, हमें अब हम क्या करें सर, हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए, तो हम एक्स की इस वैल्यू को किस में रख दें सर, एक्स की हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर डिफ्लेक्शन वाली में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 3 में, 4 में या 3 में, 3 में, है ना। तो चलिए रखिए, एक्स की वैल्यू पुट करिए, पुट एक्स इक्वल्स टू 1.958 मीटर इन इक्वेशन थर्ड। जब आप इक्वेशन थर्ड में रखेंगे बेटा, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए क्या आ रहा है आपका, तो यहाँ से जो y आएगा वो क्या होगा, y मैक्स होगा। तो y को मैं y मैक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 10y3, ये इक्वेशन थी आपकी। अब x का क्यूब था तो ये 1.958 का क्यूब माइनस 29.16 इंटू एक्स, तो x की जगह 1.958 रख रहा हूँ, है ना, और माइनस 10 इंटू 1.958 माइनस 1 का क्यूब। अब मैं अगेन लास्ट वाली टर्म क्यों नहीं ले रहा हूँ, आपको पता है क्योंकि x की वैल्यू कहाँ पर है, 2 तक लाई कर रही है, 1 से 2 के बीच में, तो सेकंड टर्म ही आएगी, थर्ड टर्म नहीं आएगी। इस क्वेश्चन में जो आप मेन प्रॉब्लम, जो मेन दिक्कत हो सकती है, आप जो मेन गलती कर सकते हो वो इक्वेशन लेने में ही कर सकते हो कि इक्वेशन की कितनी टर्म वैलिड है। तो बेटा इक्वेशन की जो भी टर्म वैलिड है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द x की वैल्यू, कि आपने x को कहाँ तक कंसीडर करा है, जिस पोर्शन तक कंसीडर कर रहे हो उसी पोर्शन तक की इक्वेशन लेना, बस इसमें इसी चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको बाउंड्री कंडीशन ध्यान रखनी है, बस ये दो अगर चीजें आपने ध्यान कर ली तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तब आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज बहुत मुश्किल होने वाली बेटा। तो ये आंसर आएगा आपका 35 डिवाइडेड बाई ई आई, और ई आई है 200 इंटू 10⁻6 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻6। अगेन यहाँ पर ये आ गया, अब ये मीटर में आएगी तो इसको mm में बदलने के लिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई करिए, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो आपका आ रहा है 8.75 आ रहा है माइनस का, इट मीन्स द डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन इज शोइंग। अब देख लीजिए क्या ये मैक्सिमम है, तो देखिए पिछला वाला डिफ्लेक्शन सी पॉइंट पर कितना आ रहा था,
तो सर सी पॉइंट पे 8.74 आ रहा था और ये कितना आया है सर 8 पॉइंट, ये कितना आया है 75 आया, तो 0.01 mm ज्यादा आया है। कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं, लेकिन है तो ज्यादा ही है। तो 0.01 mm ज्यादा आया है सी के मुकाबले। ठीक है, तो इट इज क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, समझ में आया आपको क्वेश्चन? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और देखिए ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, इससे टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके पेपर में, ये मेरी गारंटी है। और यहाँ से आज आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हुए, तो आप अपने लिए अप्रिशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने लिए अप्रिशिएट कर सकते हो कि आपने मकौले मेथड को भी कवर कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए जो भी बच्चे इस मकौले मेथड से जुड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और जो भी बच्चे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो आप उस टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब आप मुझे बताइए, मैं यूनिट 3 के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, तो यूनिट 3 में आप कौन सी यूनिट पढ़ना चाहते हैं? देखिए बहुत सारी यूनिट्स हैं। ठीक है, अभी 3 यूनिट बची हुई हैं, जिसमें आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस है ना, और थ्योरी ऑफ फेलियर वाला टॉपिक है। या तो आप वो कर लीजिए, या फिर आप क्या कहते हैं स्प्रिंग कर लीजिए, है ना, या कॉलम कर लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा कि आप कौन सा करना चाहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसी टॉपिक पर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा जिसमें आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो वो इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना। चलिए।